ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जिया को देखते हैं, जो पेशे से एक लॉयर होती है, जिसका इंतज़ार सीओ कर रहा था। जिया उससे पूछती है, तुमने मुझे इस टाइम यहाँ क्यों बुलाया है और तुम्हारे और मेरे बीच क्या कनेक्शन है और तुम मेरे हॉस्पिटल बिल्स क्यों पे कर रहे हो। जिस पर सीओ बोलता है, मुझे मालूम है तुम्हें पैसों की कमी है और मुझे तुम जैसी स्मार्ट पर्सन की ज़रूरत है। मुझे तुमसे एक अंडरकवर काम करवाना है जिसके लिए मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। जिस पर जिया बोलती है, दुनिया में और भी बहुत सारे टैलेंटेड पर्सन्स हैं और उन सबको छोड़कर तुम मुझे ही क्यों चुन रहे हो। जिस पर सीओ बोलता है, तुम्हारे पास पैसे कमाने का इससे अच्छा और कोई रास्ता नहीं है। जिस पर जिया अपने डैड और अपनी सिस्टर के बारे में सोचने लग जाती है, जहां डॉक्टर उसे बताता है तुम्हारे डैड के ऑर्गन्स डैमेज हैं और तुम्हारी सिस्टर कोमा में है, और सोचती है मैं ऐसी लीडर थी जिसे हर कोई एडमायर करता था और मैं एक हेल में रह रही हूँ और मेरा लॉयर का लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया है। ये सब सोचने के बाद जिया उसका काम करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद हम शी फैमिली की कंपनी को देखते हैं, जहाँ जिया असिस्टेंट का इंटरव्यू देने आई है, जहाँ पर एक एम्प्लॉई उसका इंटरव्यू लेता है और बोलता है, एक लॉयर जो कभी भी केस नहीं हारी, वो सीईओ की असिस्टेंट बनना क्यों चाहती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जिस पर जिया बोलती है, तुम्हें समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मेरा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मुझे यह जॉब करनी है। यह सुनकर वो गुस्सा हो जाता है और उसकी फ़ाइल उसके सिर पर मारता है, लेकिन तभी वहाँ पर सीईओ आ जाता है और उसकी फ़ाइल उठाकर उसको देता है। इसके बाद वो उस एम्प्लॉय को धमकाता है और मेडिकल बॉक्स लाने के लिए बोलता है। इसके बाद वो उसके सिर पर मेडिसिन लगाता है और उसे पूछता है, एक लॉयर असिस्टेंट की पोजीशन क्यों लेना चाहती है। जिस पर जिया उसको बताती है, 1 हफ्ते पहले मेरे पेरेंट्स और मेरी सिस्टर का कार एक्सीडेंट हो गया। मेरे पेरेंट्स मर गए और मेरी सिस्टर अभी भी कोमा में है और मेरा लॉ लाइसेंस रद्द कर दिया गया है और मुझे काम की बहुत ज़रूरत है जिससे मैं अपनी सिस्टर का ट्रीटमेंट करवा सकूं। प्लीज़, मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है और मैंने आपकी असिस्टेंट से सुना है कि 10 मिनट बाद आपकी एक मीटिंग है, तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वो ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे उसने अभी से काम शुरू कर दिया है। ये सब सुनकर सीईओ उसे जॉब देने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम एक समिट देखते हैं, जहां पर कंपनी के सभी मेंबर्स, जिया और सीईओ भी होते हैं। तभी वहां पर सीईओ भी आ जाता है। उसे देखकर यून बोलता है, तुझ जैसे घटिया इंसान की कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है। तुझे तो कंपनी के बाहर एक डॉग की तरह पहरा देना चाहिए। ओह, माफ़ कर देना, क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तभी जिया उठकर सीईओ के पीछे आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर यून बोलता है, क्या यह तुम्हारी न्यू असिस्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। और वो जिया से कहता है, अब तुम्हें पता चल गया है हम लोग कौन हैं। जब मैं बात कर रहा था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी चेयर से उठने की। मुझसे उलझने की कोशिश भी मत करना। जिस पर सीईओ बोलता है, इसका आज जॉब पर पहला दिन है, जैसा आप समझ रहे हैं यह वैसी नहीं है। जिस पर यून बोलता है, हमारी फैमिली के तीसरे बेटे के तौर पर तुम असिस्टेंट रख सकते हो, तुम्हें अपने आप को लकी मानना चाहिए। तभी वहाँ पर सीईओ की फियांसी लिन आ जाती है, जिसे देखकर सीईओ उसके पास जाता है और उसको बोलता है, तुमको ऐसी हालत में कंपनी में नहीं आना चाहिए। जिस पर लिन बोलती है, मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ। तभी यून बोलता है, तुम शी फैमिली की डॉटर इन लॉ हो और तुम्हारे पेट में हमारी फैमिली का आने वाला एक चाइल्ड है। तुम्हें ऐसी हालत में बाहर नहीं घूमना चाहिए। तुम्हें ये सब करने के लिए सर्वेंट को बोल सकती हो, तुम्हें खुद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर लिन बोलती है, मैं बस यहाँ से गुजर रही थी। जिस पर यून बोलता है, आइंदा से ऐसी गलती दोबारा मत करना। इसके बाद हम सीईओ को देखते हैं, जो खुद कर रहा था। तभी वहाँ पर जिया भी आ जाती है। सीईओ उसको बोलता है, तुम अपना काम अच्छे से कर रही हो और मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसे डलवा दिए हैं। अब तुम्हारे लिए एक और काम है और मुझे यकीन है तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। जिस पर वो उसको स्विमिंग पूल में कूदने के लिए बोलता है, इसके बदले मैं तुम्हें 1 मिलियन दूंगा। जिया ये सुनकर स्विमिंग पूल में कूद जाती है और काफ़ी टाइम तक अंदर रहती है। जब वो स्विमिंग पूल से बाहर नहीं आती, सीईओ उसको बाहर निकालता है और बोलता है, क्या तुम मरना चाहती हो? मैंने तुमसे उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी नाजुक हो। जिस पर जिया बोलती है, तुमने जो मिशन दिया था मैंने सिर्फ उसको पूरा किया। जिस पर सीईओ बोलता है, क्या तुम मेरी इनविजिबल गर्लफ्रेंड बनोगी? जिस पर जिया बोलती है, क्या ये दूसरा मिशन है? जिस पर सीईओ बोलता है, नहीं, ये वो है जो तुम मुझसे चाहती हो।
इसके बाद उनके बीच थोड़ा मामला गर्म हो जाता है। इसके बाद हम उन दोनों को बेडरूम में देखते हैं, जहां पर जिया उसको बोलती है, जब तुम्हें अगले मिशन की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। और वो वहां से जाने लगती है, लेकिन सीओ उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींच कर बोलता है, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुम नाजुक ही नहीं बल्कि कठोर भी हो। क्या सच में गर्लफ्रेंड के अंदर ऐसा एटीट्यूड हो सकता है? जिस पर जिया बोलती है, क्या तुम मेरे प्यार में गिर गए हो? ये सुनकर सीओ को गुस्सा आ जाता है और वह उसको नया मिशन देता है, उसे बच्चे को ख़त्म कर दो। जिस पर जिया बोलती है, माना मुझे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन मैं इतना घटिया काम नहीं कर सकती। जिस पर सीओ बोलता है, शुरुआत से ही तुमने मेरे साथ काम करना चुना था और अब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकती। वैसे भी उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और लीगल पर्सपेक्टिव से देखा जाए ये डेथ नहीं हो सकती, और तुम्हारी सिस्टर को इस वक्त तुम्हारे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और वह उस पर दबाव डालता है, अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम्हारी सिस्टर का ऑक्सीजन टैंक चोरी भी हो सकता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो किचन में एक बाउल के अंदर उसे ड्रग मिला रही थी। तभी वहाँ पर सीओ आ जाता है, जिसे देखकर वह घबरा जाती है और सीओ उससे वह बाउल मांगता है, लेकिन जिया जानबूझकर अपने हाथों से गिरा देती है। जिस पर सीओ उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? और तुम चिंता मत करो, यह बाउल इतना भी महंगा नहीं है, मैं दूसरा ऑर्डर कर लूँगा। और उसको वह एक दूध का गिलास पीने के लिए देता है। इसके बाद हम सीओ और लिन की सगाई का सीन देखते हैं, जहाँ पर वह सभी का वेलकम करता है और उनको बताता है, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। यह सुनकर सीओ गुस्से से जिया की तरफ देखने लगता है और जिया मन में सोचती है, जो तुमने काम मुझे दिया था वह मैं बिल्कुल भी नहीं करती, लेकिन मैंने उसके बदले दूसरा इंतज़ाम कर दिया है। तभी वहाँ पर एक आदमी भाग कर आता है और लिन से बोलता है, तुम इस आदमी से मैरिज क्यों कर रही हो? तुम तो मुझसे प्यार करती थी और यह बच्चा हम दोनों का है। और यह सब उनके ग्रैंडफादर होंग भी देख रहे थे। लिन बोलती है, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम यहाँ से भाग जाओ। जिस पर वह आदमी कहता है, अगर तुम मुझे ऐसा बोल रही हो तो मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेकर जाऊँगा। क्या तुम समझती हो तुम मुझसे मेरे बच्चे को अलग कर सकती हो? तभी उसके ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है और वह लिन को एक चांटा मारने के लिए आता है, लेकिन सीओ उसे रोक लेता है। उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि एक गरीब लड़की से तुम मैरिज नहीं कर सकते। तुमने हमारी फैमिली का नाम खराब कर दिया है। इसे अभी अपने साथ यहाँ से लेकर निकल जाओ। इसके बाद हम सीओ और जिया को देखते हैं, जहाँ पर उसके काम के लिए उसे एक ड्रिंक बनाकर देता है। जब जिया उसको लेने के लिए अपना हाथ आगे करती है, सीओ बोलता है, क्या तुम इसे डिज़र्व करती हो? जिस पर जिया बोलती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं डिज़र्व करती हूँ तो मैं डिज़र्व करती हूँ। जिस पर सीओ बोलता है, भले ही काम पूरा हो गया है, लेकिन यह मत सोचो कि उसका रिजल्ट सेम ही होगा। मैं तुमसे इससे और ज़्यादा की उम्मीद करता हूँ। यह कहकर वह उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक पिलाता है और बोलता है, अगली बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम जितना पैसा मांगोगी मैं उतना दूंगा, लेकिन जो काम मैं कहूँगा वह तुम्हें पूरा करना होगा। यह सुनकर जिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वहाँ पर उसका आदमी आता है। सीओ बोलता है, क्या तुमने उस आदमी का पता लगाया जिसकी आंख पर निशान है? वह आदमी बोलता है, अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला। क्या आपको लगता है उस आदमी का उस कार एक्सीडेंट के साथ कुछ लेना देना है? जिस पर सीओ बोलता है, वह क्राइम सीन पर मौजूद था, लेकिन वह कोई बाहर का आदमी नहीं लगता। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रहा था। उसे लेने के लिए वहाँ पर जिया आ जाती है, जिसे देखकर वह बोलता है, मुझे तुम पर बिलीव है, जो भी तुम कह रही हो। तुम बस मुझे छोड़कर कहीं मत जाना, और जो भी आज हुआ मैं उसे सहन नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पर जिया बोलती है, तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। जिस पर सीओ उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे रोक लेती है और वह उसे बताती है, मैं लिन नहीं हूँ, मैं आपकी असिस्टेंट जिया हूँ। जिया ने कहा और वहाँ से जाने लगी, लेकिन शी उसे रोक लेता है और बोलता है, मुझे माफ़ कर देना, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर बैठ सकती हो? इसके बाद हम शी की फैमिली को देखते हैं, जहाँ वे साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी उसके ग्रैंडफादर जिया को बुलाते हैं और पूछते हैं, शी कहाँ है, और जहाँ भी है उसे अभी यहाँ लेकर आओ। कुछ समय बाद शी भी वहाँ आ जाता है और अरविंद तीनों को बताते हैं, हमारा प्रोजेक्ट कुछ समय के लिए डिले हो गया है और भूमि पूजन समारोह आज दोपहर को होने वाला है। ओल्ड मैन शेन की ग्रैंड डॉटर भी आने वाली हैं, और अगर हमारी फैमिली और उनकी मैरिज हो जाए तो हमारा काम आसान हो सकता है। तुम तीनों में से जो भी उससे मैरिज करेगा, मैं उसे कंपनी के 10% शेयर दूंगा। लेकिन तभी वहाँ लिन आ जाती है,
जिसे देखकर हांग को गुस्सा आ जाता है और वह कहते हैं, इसे किसने अंदर आने दिया, इसे यहाँ से बाहर फेंक दो। फिर वह शी को धमकाना शुरू कर देते हैं, क्या तुम इस तरह से हमारी कंपनी चलाओगे? तुमसे यह एक काम भी संभाला नहीं जा रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि इसके साथ रहना बंद कर दो। क्या तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो? लिन बोलती है, इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, यह सब सीओ की वजह से हुआ है। उसने मेरे डैड को चोट पहुंचाने के लिए किसी को हायर किया है और वह मुझे भी मारने की धमकी दे रहा है। वह कहता है कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो अगली बार वह मेरे डैड को मार डालेगा। युन पूछता है, तुम्हारे पास क्या सबूत है? लिन उसे एक चेक दिखाती है जिस पर सीओ की सील लगी होती है। युन उसे पहचान लेता है और अपने ग्रैंडफादर को देता है। शी पूछता है, क्या उन्होंने तुम्हें कुछ किया तो नहीं? जिस पर लिन बोलती है, कुछ आदमी आए थे जिन्होंने मुझे मारा और वे मेरे बच्चे को मारने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर सीओ से पूछते हैं, क्या यह सब तुमने किया है? तभी सीओ लिन की तरफ जाकर बोलता है, सबसे पहले तुमने मुझसे पैसे लिए और फिर अब वापस कर रही हो और मुझ पर ही आरोप लगा रही हो। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा था। होंग यह सब देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं और सीओ को सबके सामने मारना शुरू कर देते हैं। वह बोलते हैं, तुम हमारे लिए बचपन से ही परेशानी हो। अगर मुझे पता होता कि तुम बड़े होकर ऐसे बनोगे तो मैं तुम्हें तभी मार देता। अब तुम वैसे ही बैठे रहोगे। अगर तुम खड़े हो गए तो मैं तुम्हें इस फैमिली से निकाल दूंगा। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम युन और शी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। युन कहता है, अब हमारे ग्रैंडफादर को भी सीओ से नफरत हो गई है और मुझे यकीन है कि वह उसे इस फैमिली से निकाल देंगे। उसकी प्रॉपर्टी अब हमारे नाम होगी। तुम्हें क्या लगता है? शी कहता है, अब लिन को कभी भी यहाँ मत आने देना। अब हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। युन कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह सब मैं तुम जैसे लव गुरु से सुन रहा हूँ। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो अभी भी बाहर बैठा हुआ था और काफ़ी नाइट हो चुकी थी। तभी वहाँ जिया आती है और उसकी तरफ जाने लगती है। तभी शी वहाँ आ जाता है और कहता है, डैड नहीं चाहते कि हमारे भाइयों में और ज़्यादा लड़ाई हो। लेकिन सीओ उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और शी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम युन और हांग को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं। युन कहता है, सीओ पूरी नाइट ट्रेन में बाहर रहने के बाद भी नहीं मरा और आपने उसे पूरी नाइट बाहर रहने दिया। इस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं, तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों हो रही है? और वैसे भी तुम तीनों में मेरा ही खून दौड़ रहा है। और वैसे भी कल नाइट शी उसे संभालने के लिए गया था, लेकिन उस बेवकूफ़ ने उसे वहाँ से भगा दिया। इसके बाद हम सीओ को बुरी हालत में देखते हैं जो अपने रूम की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ जिया आ जाती है और उसे उसके रूम तक ले जाती है और उसके घाव को देखती है। वह उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है, लेकिन सीओ मना कर देता है। जिया उसके लिए मेडिसिन का बॉक्स लाती है। सीओ कहता है, हम एक ही रोप पर बैठे हुए 2 ग्रास हॉपर हैं और मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे बिना इस मिशन में नहीं दौड़ पाऊंगा। और यह सब जो मेरे साथ हुआ है, इसके पीछे युन का हाथ नहीं है, किसी और का भी है। जिस पर जिया कहती है, क्या तुम्हारा मतलब शी से है? तुम गलत बोल रहे हो यंग मास्टर, और तुम बहुत अलग हो, वे ऐसा कर ही नहीं सकते। जिस पर सीओ उसको अपने पास बुलाता है और उसे किस करता है। इसके बाद हम उन दोनों को बेडरूम में देखते हैं जहाँ पर सीओ बोलता है, तुम शी को अपने प्यार में पागल कर दो जिससे वह तुम्हारे आगे पीछे दौड़ने लगे। और मुझे लगता है तुम जानती हो जब मुझे गुस्सा आता है मैं क्या कर सकता हूँ। तुम एक लाइट की तरह हो और मैं एक डार्कनेस की तरह। इसके बाद हम एक मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर हांग अनाउंस करता है, मैं अपने प्रोजेक्ट को अपने बड़े बेटे युन को सौंपता हूँ। युन स्टेज पर आकर सभी का वेलकम करता है और बोलता है, मैं इस प्रोजेक्ट को ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा और इसमें बहुत मेहनत करूंगा। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर शेन फैमिली की बेटी तांग को लेकर आते हैं और अपने बेटे युन से मिलवाते हैं। लेकिन तांग को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी और वह उसे बोलती है, तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो जैसे तुम बचपन में थे। जिस पर युन बोलता है, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें मैं अब भी याद हूँ। तभी उसके ग्रैंडफादर उन्हें अकेला छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। युन उसे अपने साथ ड्रिंक करने के लिए बोलता है, लेकिन वह उसे मना कर देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वह सीओ से टकरा जाती है। सीओ बोलता है, क्या तुम चलने के लिए अपनी आँखों का इस्तेमाल नहीं करती? और वह वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तांग उसे रोक कर बोलती है, क्या तुम शी फैमिली के दूसरे बेटे हो? मैं तुम्हें जानती हूँ और मुझे पता है तुम्हें तुम्हारी फैमिली से निकाल दिया गया है। सीओ बोलता है, तुम क्या कहना चाहती हो? जिस पर तांग बोलती है, जल्दी से माफ़ी मांगो, तुमने मेरी ड्रेस खराब कर दी है।
जिस पर सीओ बोलता है ये ड्रेस एक चीप क्वालिटी की है और वैसे भी जब कुछ चीज़ गिरती है तो वह गिर ही जाती है, और वह उसका हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाता है। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर शी के पास आकर बोलते हैं, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, वहाँ जाकर तांग से क्यों नहीं मिलते? जिस पर शी बोलता है, अभी सीओ उसे अपने साथ लेकर चला गया है, मैं कैसे मिल सकता हूँ? जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, वह सीओ को पसंद नहीं करती है। अगर तांग हमारी फैमिली ली की बहू बन जाती है तो तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे क्या कहा था, आज नाइट इस मौके को अपने हाथ से जाने मत दो। इसके बाद हम सीओ और तांग को देखते हैं जो दोनों साथ में आ रहे थे, जहाँ पर तांग की ड्रेस भी चेंज होती है जिसे सीओ ने दी थी। उन्हें देखकर शी उनके पास जाने लगता है, लेकिन जिया गिरने का नाटक करती है और शी उसे संभाल लेता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर जिया बोलती है, लगता है ज़्यादा देर हील्स पहनने के कारण मेरे पैर में थोड़ा दर्द हो गया है, और वह उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीओ और तांग ड्रिंक करते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर तांग बोलती है, मैंने सुना है शी की असिस्टेंट एक लोहार है और उसकी फैमिली का एक्सीडेंट में डेथ हो गई। ये बहुत बुरी बात है, उस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ। जिस पर सीओ बोलता है, तुम्हें किसी के बारे में उसके पीछे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और वह उसकी ईयररिंग्स निकाल कर बोलता है, यह तुम्हारी ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रही है, और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम शी को देखते हैं जो जिया को उसके रूम में लेकर आता है और बोलता है, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती हो, मैं तुम्हारे सामने वाले रूम में ही हूँ और अब तुम आराम करो। शी वहाँ से जाने लगता है, तभी जिया उसे रोक लेती है और बोलती है, तुम्हारे गाल पर मेरी लिपस्टिक का निशान लगा हुआ है और वह बहुत डार्क है, क्या मैं उसे तुम्हारे लिए साफ़ कर सकती हूँ? जिस पर शी बाथरूम से टिश्यू पेपर लेकर आता है और जिया उसे साफ करने लगती है। पीछे से सीओ भी उसे देख रहा था और उसे चुप रहने के लिए बोलता है। इसके बाद हम जिया को उसके रूम में देखते हैं, जहां पर सीओ भी उसके साथ होता है। तभी उसके गेट पर शी आकर नॉक करता है और उससे पूछता है, अब तुम कैसी हो, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? लेकिन जिया उसे बोलती है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन सीओ उसे परेशान कर रहा था और उसकी आवाज़ बाहर खड़ा शी भी सुन लेता है और वह उससे पूछता है, क्या तुम्हारे साथ और कोई भी है? जिस पर वह उसे मना कर देती है। शी बोलता है, अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है तो तुम्हें काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, और वह वहाँ से चला जाता है। सीओ जिया को ईयरिंग्स गिफ्ट करता है जो उसने तांग से ले ली थी। इसके बाद हम शी और जिया को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर वह बोलती है, मैंने इतनी बड़ी पार्टी अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखी है। जिस पर शी बोलता है, आज मेरे बड़े भाई तांग को प्रपोज करने वाले हैं और यह पार्टी तांग ने रखी है, और मुझे लगता है सीओ इस पार्टी में नहीं आने वाला। लेकिन जिया उसको बताती है, देखो सामने वही खड़ा है, और सीओ उन दोनों को देखकर उनका वेलकम करता है। हम यून को देखते हैं जो तांग के पास आता है और उसको बर्थडे विश करता है और प्रपोज करने की कोशिश करता है। लेकिन तांग उसको बोलती है, बा मुझे पता नहीं था कि आप इतने रोमांटिक हैं, लेकिन मुझे रोमांस से एलर्जी है। लेकिन यून तब भी नहीं मानता और वह उसको रिंग देकर बोलता है, आज तुम्हारा बर्थडे है और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ, पर मैंने यह रिंग एक रॉयल फैमिली की ऑक्शन से सिर्फ तुम्हारे लिए ली है और मैं तुम्हारे लिए चाँद तारे भी ला सकता हूँ। तभी वहाँ पर सीओ आकर बोलता है, क्या तुम मुझे उन चाँद तारों का प्राइस बता सकते हो? जिस पर यून बोलता है, यहाँ पर आकर कोई प्रॉब्लम खड़ी मत करो, तांग इस बेवकूफ़ की बातों पर ध्यान मत दो, सिर्फ मुझ पर दो। जिस पर सीओ तांग से बोलता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए ये प्रॉब्लम ख़त्म कर सकता हूँ। जिस पर यून को गुस्सा आ जाता है और वह उससे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तांग उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। यून उसे रोक लेता है और बोलता है, मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूँगा और तुम इसकी बेवकूफ़ी की बातों में मत आओ, ये बस तुम्हें स्प्रिंग बोर्ड के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। जिस पर सीओ बोलता है, तुम बिल्कुल सही हो, मैं ऐसा ही हूँ। और वह तांग से बोलता है, तुम बताओ तुम किससे मैरिज करना चाहती हो, हम तीनों भाई यहाँ पर खड़े हैं। जिस पर तांग बोलती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब क्यों कर रहे हो और तुम काफ़ी होनेस्ट हो। जिस पर सीओ बोलता है, मेरे पास होनेस्टी के अलावा और कुछ नहीं है, और वह रिंग निकालकर उसे प्रपोज करता है। तांग भी वह रिंग पहन लेती है और बोलती है, मुझे उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगे। इसके बाद वह तांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जिया और शी को देखते हैं जो सीओ और तांग के सामने आ जाते हैं। तांग की नज़र जिया की ईयरिंग्स पर पड़ती है। वह बोलती है, इसकी ईयरिंग्स बिल्कुल मेरे जैसी क्यों हैं, और वह उसकी ईयरिंग्स ज़ोर से खींच लेती है जिससे जिया के कान से खून निकलने लगता है। जिस पर सीओ बोलता है,
तुम जिया के साथ बहुत ज़्यादा रूड हो रही हो। जिस पर तांग बोलती है, मुझे अच्छे से याद है, मेरी ईयररिंग्स तुमने ली थी, लेकिन ये इसके पास क्या कर रही हैं? क्या तुम मुझे इसका एक्सप्लेन दोगे? जिस पर सीओ बोलता है, क्या तुम्हारी ईयररिंग्स यूनिक हैं? क्या ये सिर्फ पूरी दुनिया में तुम्हारे पास ही हो सकती है और किसी के पास नहीं? और वह उसको उसकी ईयररिंग्स दिखाता है। इसे देखकर शी बोलता है, मैं सोचता था तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो, लेकिन तुम तो बहुत बेकार हो, और जल्दी से जिया से माफ़ी मांगो। लेकिन सियो तांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो शी से बहुत नाराज़ थे और बोलते हैं, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं होता, तुमसे तो अच्छा तुम्हारा भाई निकला। जिस पर शी बोलता है, मैं उससे तांग से मैरिज नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उससे करूँगा जो मुझसे प्यार करेगी। और उन दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन जिया उनको रोक लेती है और बोलती है, मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और वह वहाँ से चली जाती है। जब जिया अपने रूम में आ जाती है, सीओ उसके रूम में ही होता है और उसे पकड़ लेता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। पर वह बोलता है, अपने चेहरे से यह लालच का नकाब हटाओ, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगा। तुम एक पिंजरे में बंद चिड़िया हो जो उड़ने का सोच भी नहीं सकती। तभी उसके रूम के बाहर शी आ जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें यह डॉक्यूमेंट देने आया हूँ, क्या तुम अभी तक नहीं सो पाई? जिस पर वहाँ खड़ा सीओ कुछ आवाज़ करता है। इसे सुनकर शी बोलता है, क्या अंदर कोई है? मुझे लगा अभी अंदर से कुछ आवाज़ आई। जिस पर जिया बोलती है, मैं अभी कुछ सामान रख रही थी, शायद उसी में से कुछ गिर गया। जिसके बाद शी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जिसको हॉस्पिटल से कॉल आती है, तुम्हारी सिस्टर को A1 से B2 वार्ड में भेज दिया गया है। जिस पर जिया बोलती है, मैंने तो ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, मैं तुम्हें और पैसे दूंगी, तुम मेरी सिस्टर को उसी वार्ड में रखो और मैं अभी हॉस्पिटल आ रही हूँ। इसके बाद वह हॉस्पिटल आ जाती है और रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, तुमने ऐसा क्यों किया? जिस पर वह बोलता है, दूसरा वार्ड भी बहुत अच्छा है और उसे रूम का टेम्परेचर भी तुम्हारी सिस्टर के लिए ठीक रहेगा। जिस पर जिया बोलती है, मैं तो तुम्हारे मेडिकल के सारे बिल भर रही हूँ, तुम मुझसे बिना पूछे ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। जिस पर वह बोलता है, मैं तो भूल ही गया था, तुम एक लॉयर हो, अगर तुम्हें रिफंड चाहिए हम तुम्हें वो सब दे सकते हैं, लेकिन याद रखना तुम्हारी सिस्टर यहाँ से जाने के बाद ठीक नहीं रहेगी। जिया जवाब देती है, ये सोचने का तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरा काम है। इसके बाद जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी एक नर्स आकर उससे कहती है, आपका सारा रिफंड आपके अकाउंट में भेज दिया गया है और हॉस्पिटल ने तय किया है कि अब आपकी सिस्टर का ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा, आप घर जा सकती हैं और आराम कर सकती हैं। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो ड्रिंक कर रही थी और बहुत ज़्यादा नशे में होती है। तभी वहाँ पर शी आकर उसे रोकता है और कहता है, तुम ये सब क्या कर रही हो? मैंने इसके बारे में तुमसे कई बार पूछा है, लेकिन तुमने कभी भी इसका जवाब नहीं दिया। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? जिया कहती है, मैं एक बेकार इंसान हूँ, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं पूछ सकते। जिस पर शी बोलता है, मुझे बस तुम्हारी चिंता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो और कई दिनों से तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम किस बात से परेशान हो? जिया बताती है, मेरी सिस्टर को हॉस्पिटल से निकाल दिया गया है और एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने हॉस्पिटल का पेमेंट न किया हो। उनके बिल इतने महंगे थे, मैंने वो सब पे किए, फिर भी उन्होंने मेरी सिस्टर को निकाल दिया। शी कहता है, यह बस एक छोटा सा मामला है, मैं इसे संभाल लूँगा। जिस पर जिया कहती है, यह सिर्फ तुम्हारे लिए छोटा सा मामला होगा क्योंकि यह तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए यह एक खड़े हुए ऊंट पर बैठने के बराबर है। यह सुनकर शी हॉस्पिटल में कॉल करता है। तभी जिया के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। वे उसे बताते हैं, तुम्हारी सिस्टर को A1 वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। यह सुनकर जिया कहती है, तुमने ये सब कितनी आसानी से कर दिया है और मुझे हैरानी नहीं है कि क्यों सभी लोग एक अमीर फैमिली में मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये सब काम उनके लिए मामूली होते हैं। शी कहता है, तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है, तुम अब बकवास बातें कर रही हो, तुम्हें अपने रूम में जाकर आराम करना चाहिए। जिस पर जिया वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सीओ और उसके ग्रैंडफादर को देखते हैं, जो उसे एक ब्रेसलेट देकर कहते हैं, तुम हमारी फैमिली के पहले बेटे हो जिसकी मैरिज हो रही है। ये बहुत कीमती ब्रेसलेट है और मैं यह तुम्हें दे रहा हूँ। तुमने इतने छोटे से समय में बहुत कुछ हासिल कर लिया है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम में बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं। और उन दोनों को देखकर यून गुस्से से पागल हो रहा था। इसके बाद हम सीओ और तांग की एंगेजमेंट देखते हैं, जहाँ पर सीओ अभी तक पार्टी में नहीं आता,
जिससे तांग के मॉम डैड परेशान हो रहे थे और कहते हैं कैसे कोई अपनी ही एंगेजमेंट में टाइम पर नहीं आ सकता तो मेरी बेटी का ख्याल कैसे रख सकता है, और वे उठकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हांग उन्हें रोकने की कोशिश करता है। आप ऐसा मत कीजिए, वह जल्दी ही आ रहा होगा, शायद रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है। तभी वहाँ पर सीओ आ जाता है। उसे देखकर सभी लोग कहते हैं क्या तुम ठीक हो, जिस पर वह उन्हें बताता है रास्ते में बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, चिंता करने वाली बात नहीं है। और वह आकर बैठ जाता है और युन की तरफ देखकर कहता है शायद किसी को मेरे आने से कोई प्रॉब्लम थी। और वहाँ बैठे सभी लोग युन की तरफ देखने लगते हैं। युन बोलता है आप सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं तो तुम इतना चिल्लाकर क्यों बोल रहे हो जब तुमने कुछ भी नहीं किया। और युन घबराकर कहता है मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी वहाँ पर सीओ का आदमी आकर उसके कान में कुछ कहता है और सीओ वहाँ से जाने लगता है। तभी तांग उसे रोक लेती है और उससे कहती है जो तुमने सीओ के कान में कहा है वह तुम सबके सामने ज़ोर से कह सकते हो। तब वह बताता है कार के डैश कैम से पता चला है कि जिसने मिस्टर सीओ की कार के ब्रेक फेल किए थे वे युन के आदमी थे। ये सुनकर तांग गुस्से में आकर युन को एक पंच मारती है और उसे कहती है अगर तुमने दोबारा से सीओ को परेशान किया मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इसके बाद हम जिया और शी को देखते हैं। वो उसे बता रहा था मेरी मॉम और मेरे दूसरे भाई की मॉम जुड़वां बहनें थीं और दोनों को एक साथ मेरे डैड से प्यार हो गया, लेकिन डैड ने मेरी मॉम से मैरिज की और यह बात मेरे दूसरे भाई की मॉम सहन नहीं कर सकी। एक दिन उन्होंने मेरी मॉम को मार डाला। वह यह सब जिया को बता रहा था और इस बातचीत को सीओ भी देख रहा था। वह थोड़ा जेलस फील कर रहा था। तभी शी जिया को गले लगा लेता है। वहीं पास में खड़ी एक बेटर गलती से उन पर ड्रिंक गिरा देती है, जिसके बाद शी क्लॉथ चेंज करने के लिए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर शी को बुलाते हैं और उसे मिस्टर डोंग से मिलवाते हैं। वे शी से कहते हैं इनका वेलकम करो और शी उनके साथ बैठकर ड्रिंक करना शुरू कर देता है। तभी उसे खांसी हो जाती है, जिस पर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं आजकल के बच्चों को शराब सूट नहीं करती। उसी समय सीओ और तांग भी वहाँ आ जाते हैं। उसके ग्रैंडफादर सीओ को भी मिस्टर डोंग से मिलवाते हैं और सीओ एक ही झटके में ड्रिंक का गिलास खाली कर देता है। इसी तरह वह 3 और गिलास पी जाता है। इसे देखकर जिया भी पूरी बोतल पी जाती है और यह सब देखकर मिस्टर डोंग बहुत खुश होते हैं। इसके बाद हम सीओ और जिया को देखते हैं, जहां जिया के हाथ में चोट लगी थी और सीओ उसे मरहम लगा रहा था। वह जिया से कहता है मैंने तुम्हारी सिस्टर की सर्जरी नेक्स्ट वीक के लिए शेड्यूल कर दी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह जिया को उठाकर उसके रूम में ले जाता है। इसके बाद हम जिया को एक क्लिनिक में देखते हैं, जहां वह अपनी रिपोर्ट देख रही होती है। डॉक्टर उसे बताता है तुम 7 हफ्तों से प्रेग्नेंट हो, क्या तुम इसे रखना चाहती हो। इस पर जिया सोचती है ये तुमने क्या कर दिया, तुम कितनी लापरवाह हो, और डॉक्टर से कहती है मैं इसे नहीं रखना चाहती। डॉक्टर जवाब देता है अगर तुमने फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हारी सर्जरी की अपॉइंटमेंट करवा देता हूँ। वह क्लिनिक से बाहर जाने लगती है। तभी वहाँ शी आ जाता है और पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। जिया जवाब देती है मैंने कल नाइट बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, इसीलिए बस थोड़ा चेकअप करवाने आई थी और यहाँ आकर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब तुम मुझे जॉब से निकाल सकते हो। शी कहता है मैं तुम्हें जॉब से क्यों निकालूंगा, ये तुम्हारी पर्सनल लाइफ है और वैसे भी तुमने कुछ गलत नहीं किया है। इस पर जिया कहती है मैं बस कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेना चाहती हूँ अपनी सर्जरी के कारण। शी जवाब देता है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। फिर दोनों कार में बैठ जाते हैं और शी जिया से पूछता है तुम ये सब क्यों करना चाहती हो, अगर तुम चाहो तो हम दोनों मैरिज कर सकते हैं और मैं इस बच्चे की देखभाल करूँगा। इस पर जिया कहती है तुम ऐसा क्यों करोगे, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है और वैसे भी मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हें इस मामले में शामिल नहीं करना चाहती। शी कहता है मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूँगा। इस पर जिया जवाब देती है लेकिन यह तुम्हारा बच्चा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो। इसके बाद हम जिया और शी को एक बैठक में देखते हैं, जहाँ उसकी फैमिली के सदस्य उसका वेट कर रहे थे। उसे देखकर उसके ग्रैंडफादर बहुत गुस्से में होते हैं और कहते हैं तुम इतनी ज़रूरी बैठक में इतनी देर कैसे कर सकते हो, अब जल्दी से आओ और बैठ जाओ। इसके बाद उसके ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं तुम इतने समय तक क्या कर रहे थे।
इस पर जिया कहती है यह घर पर बैठकर पढ़ाई कर रहा था, जिससे उसके ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है और वे उसकी ओर एक फाइल फेंक कर मारते हैं। तभी शी बोलता है आप इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रेग्नेंट है। और शी सभी को बता देता है ये बच्चा मेरा है और मैं जिया से मैरिज करना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर वहाँ मौजूद सभी एम्प्लॉय को बाहर भेज देते हैं और शी से कहते हैं क्या तुम सच कह रहे हो, ये बच्चा तुम्हारा है? शी डॉक्टर की फाइल दिखाता है और कहता है पार्टी के समय मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी और जिया मेरा ख्याल रख रही थी। तभी उसके ग्रैंडफादर उसे रोकते हुए कहते हैं बस चुप हो जाओ, मुझे इसके बाद की सारी बातें पता हैं, तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वे कहते हैं क्या तुम मैरिज को एक खेल समझते हो? जब चाहो किसी से भी मैरिज कर लो और जब चाहो उसे तोड़ दो। अभी इसी वक्त मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिलो। इसके बाद शी आकर जिया को बताता है डैड ने हमारी मैरिज की इजाज़त दे दी है और अब से तुम मुझे यंग मास्टर नहीं बुलाओगी। शी जिया से कहता है अब मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। वह आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम जिया को ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर टैंक भी उसके पास आ जाती है और उसको बोलती है मैंने सुना है तुम एक्साई फैमिली के तीसरे बेटे के साथ मैरिज कर रही हो, तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया है। जिस पर जिया बोलती है अभी तक पूरी तरह से नहीं। जिस पर टैंक बोलती है तो अभी भी तुम सोच रही हो एक वेल्थी फैमिली में मैरिज करने के लिए। जिस पर जिया बोलती है मुझे शी से जाकर मिलना है। जिस पर टैंक कहती है अब तुमने उसका नाम लेना शुरू कर दिया है, वास्तव में मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि तुम उसका नाम उसके साथ बेड पर भी लेती हो। तभी वहाँ पर सीओ आ जाता है लेकिन जिया उन दोनों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं जो जिया से बहुत ज़्यादा गुस्सा था और वह जिया को ड्रिंक पिलाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसको बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह ड्रिंक नहीं कर सकती, इससे उसके बच्चे को खतरा हो सकता है। लेकिन वह फोर्सफुली उसको ड्रिंक पिला देता है जिससे जिया उसे एक चांटा मार देती है और सीओ गुस्से में उसको उठाकर अपने रूम में ले आता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और वह उसको तब भी बताती है कि वह उसके साथ ऐसा ना करे क्योंकि वह प्रेग्नेंट है। जिस पर सीओ उसका गला पकड़ लेता है और बोलता है तुम्हें मैंने ये सब करने के लिए नहीं कहा था, तो मैं सिर्फ उसके साथ रहने के लिए बोला था, उसके साथ सोने के लिए नहीं। और अब तुम्हारे अंदर से किसी और की स्मेल आती है और मैं अब तुम्हारे अंदर से तुम्हारी स्मेल निकालना चाहता हूँ। तभी उसको हॉस्पिटल से कॉल आती है और वे बताते हैं आपकी सिस्टर को होश आ गया है और वह जल्दी से हॉस्पिटल आ जाती है और अपनी सिस्टर से मिलती है जिसको होश आ गया था और वह उसे देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद डॉक्टर आकर जिया से बोलता है पेशेंट को अभी होश आया है और तुम उसको परेशान नहीं कर सकती, जिससे वह बाहर आ जाती है और उसके पास सीओ भी आ जाता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकती हो ये बच्चा किसका है? जिस पर वह उसे बोलती है मैं तुम्हें इसका 100 बार एक ही जवाब दूंगी, ये तुम्हारा नहीं है, ये शी का बच्चा है। जिस पर सीओ बोलता है और मैं तुमसे 1000 बार यही सवाल पूछूंगा, क्या सच में ये बच्चा मेरा नहीं है? जिस पर वह कहती है और मेरा भी जवाब वही होगा, ये तुम्हारा नहीं है। और ऐसा बोलकर वह अपनी सिस्टर के पास आ जाती है और उसको बताती है कि वह प्रेग्नेंट है और वह शी से मैरिज करना चाहती है, जिसे सुनकर उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा खुश होती है और वह उसको कहती है जिससे तुम मैरिज करना चाहती हो वह वाकई में बहुत अच्छा इंसान होगा। तभी उसको शी की कॉल आती है और वह उसको ड्रेस चूज़ करने के लिए बुलाता है और जिया भी वहाँ पर चली जाती है। शी उसको बहुत सारी ड्रेस दिखाता है, तुम जो चाहो इनमें से ट्राई कर सकती हो। जिया ड्रेस ट्राई करने के लिए ड्रेसिंग रूम में चली जाती है। तभी उसके पास सीओ आ जाता है और उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है और उसके शोल्डर पर अपनी एक निशानी छोड़कर और अपना माहौल गर्म करके वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जिया ड्रेसिंग रूम से बाहर आ जाती है, जिसे देखकर शी बहुत खुश होता है और उसको बताता है तुम इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही हो। तभी वहाँ पर सीओ और टैंक भी आ जाते हैं और वह आकर बोलती है मुझे ये ड्रेस पसंद है और मुझे यही ड्रेस चाहिए। जिस पर वहाँ खड़ी एक लड़की बोलती है इस ड्रेस को पहले ही यंग मास्टर ने चूज़ कर लिया है, आप कोई और ड्रेस ट्राई कर सकती हैं। जिस पर टैंक बोलती है क्या तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा, मुझे यही ड्रेस चाहिए। जिस पर शी बोलता है तुम किसी और को चूज़ कर सकती हो, ये ड्रेस सिर्फ जिया की है। जिस पर टैंक उसको ड्रेस उतारने के लिए बोलती है। यह सुनकर शी गुस्सा आ जाता है और वह उसको बेवकूफ़ बोलता है। टैंक सीओ से बोलती है ये तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे फियांसी के साथ ऐसा बोल रहा है, तुम कुछ करती क्यों नहीं?
जिस पर सीओ बोलता है एक जेंटलमैन को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए दूसरे क्या पसंद करते हैं, और वैसे भी यह तो एक कपड़े का टुकड़ा है। और जिया के शोल्डर की तरफ इशारा करते हुए बोलता है, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम दोनों साथ में इतना अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हो। जिसे जिया देखकर उसे छिपा लेती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम टैंक को देखते हैं जो सीओ के लिप्स से ब्लड का निशान हटाते हुए पूछती है, यह सब क्या है? जिस पर सीओ बोलता है, तुम कुछ ज़्यादा ही दबा देती हो और शायद उसी वजह से यह ब्लड निकल जाता है। इसके बाद जिया को हॉस्पिटल से कॉल आती है और वह जल्दी से अपनी सिस्टर के पास आकर पूछती है, तुमको क्या हो गया है? तुम ऐसे बाहर क्यों बैठी हो? तुमको कहीं चोट लगी है? तभी एक नर्स आकर उसको बताती है, जब यह सीढ़ियों से अपनी रूम की तरफ जा रही थी तब किसी ने इसकी नेक पर एक रोप बांधकर हमला किया था। जिस पर जिया उन पुलिस ऑफिसरों को बोलती है, यह एक सीधा मर्डर प्लान है, आप सब कुछ करते क्यों नहीं हैं? जिस पर वे ऑफिसर्स बताते हैं कि सीढ़ियों पर कोई कैमरा न होने की वजह से हमें कोई वीडियो नहीं मिली है और हम जल्दी ही इसका पता लगा लेंगे। और मैं उसकी सिस्टर से पूछता हूँ, क्या तुम हमें उसके बारे में कुछ बता सकती हो? जिस पर वह बताती है, वहाँ पर एक सिगरेट की स्मेल आ रही थी और वो भी मिंट फ्लेवर वाली, और उसने एक ब्राउन सूट पहना था। तभी जिया को याद आता है कि वह आदमी सीओ का है और वह जल्दी से उसके पास आ जाती है और बोलती है, तुम टैंक से मैरिज क्यों करना चाहते हो? और बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ने भी तुम्हें एक्साई ग्रुप का चेयरमैन बनाने के लिए नॉमिनेट कर दिया है और तुम ऊंचाइयों पर बहुत जल्द जाना चाहते हो। तुम यह सब क्यों कर रहे हो? जिस पर सीओ बोलता है, मैं इस बारे में तुमसे कुछ नहीं बताना चाहता। जिस पर जिया बोलती है, तो फिर अब से मैं तुम्हारे लिए कोई काम नहीं करूँगी। जिस पर सीओ को गुस्सा आ जाता है और वह बोलता है, तुम्हारी सिस्टर का किडनी ट्रांसप्लांट अभी होने वाला है और तुम ऐसे बीच में छोड़कर नहीं जा सकती। जिस पर जिया बोलती है, क्या तुम मुझे मेरी सिस्टर के ट्रांसप्लांट की धमकी दे रहे हो? यह तो बहुत बचाना है। और वह उसकी एंगेजमेंट की उसको बधाई देकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम कंपनी में हांग को देखते हैं जो अनाउंसमेंट करता है, अब से सी इंटरनेशनल ग्रुप का मैनेजर मेरा बेटा सीओ होगा और मैं उम्मीद करता हूँ तुम इस पोजीशन को अच्छे से संभाल लोगे और माफ़ करता हूँ तुम मुझे शर्मिंदा नहीं करोगे। और अपने दोनों बेटों से बोलता है, अब से तुम हर काम में सीओ की मदद करोगे, और वे दोनों भाई उसको कॉन्ग्रेचुलेशन करते हैं। इसके बाद हम सीओ को अपने आदमी के साथ देखते हैं जो उसको जिया की रिपोर्ट ला कर देता है। वह से पूछता है, तुमको यह कहाँ से मिली? जिस पर वह बाद में बताता है, मैं जब इन्वेस्टिगेट कर रहा था तब मुझे यह रिपोर्ट एक हॉस्पिटल में मिली और वह एक मेल डॉक्टर है जो अपनी इंडस्ट्री में बहुत फेमस है। तभी वहाँ पर शी और जिया आ जाते हैं और वे उसको अपना वेडिंग कार्ड देते हैं, जिसे देखकर सीओ बोलता है, मैं तुम्हारी फियांस से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद जिया उससे पूछती है, तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? जिस पर सीओ बोलता है, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें डर है मैं तुम्हें खा जाऊंगा? जिस पर जिया बोलती है, मुझे याद है एक्साई फैमिली के पास अपना एक लीगल एडवाइज़र है, तुम यह सब उससे क्यों नहीं पूछते? जिस पर सीओ बोलता है, अगर मैंने ऐसे किसी आदमी को ढूंढा जिसका एटीट्यूड मुझे परेशान कर सकता है तो मुझे यकीन है तुम मेरा साथ दोगे। लेकिन जिया वहाँ से जाने लगती है। सीओ उसे बोलता है, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे उसे आदमी को डैड कहें, तुम शिकायत करना बंद कर दो और मुझे बेवकूफ़ बनाना बंद कर दो। जब यह दोनों बात कर रहे थे तब वहाँ पर टैंक आ जाती है, जिसे देखकर सीओ बोलता है, तुम इस वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो? जिसे सुनकर वह बोलती है, तुम ऐसे चिल्लाकर मेरे साथ कैसे बात कर सकते हो? तभी जिया वहाँ से चली जाती है। सीओ टैंक से बोलता है, तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती? और वह अपने सिगरेट पीने लग जाता है। तभी टैंक उसे वह सिगरेट फेंक देती है और बोलती है, मुझे पता है तुम मुझसे मैरिज नहीं करना चाहते, कोई बात नहीं, मैं अपने पेरेंट्स को बता दूंगी कि अब हम मैरिज नहीं कर रहे। जिस पर सीओ बोलता है, और मैं भी तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, ज़रा सा भी नहीं। इसके बाद हम जिया को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ पर वह उसको अपने बेबी के लिए क्रेडल की कुछ फ़ोटोज़ दिखाती है और उससे पूछती है, तुम बताओ तुमको इनमें से कौन सा पसंद है? जिस पर वह उसको पिंक वाला बताती है। जिस पर वह कहता है, मैं ब्लू वाला लेना चाहता हूँ, क्यों ना हम दोनों ही ले लेते हैं, उसके लिए ब्लू, अगर लड़की हुई उसके लिए पिंक। इसके बाद हम हांग को देखते हैं जो सीओ से पूछ रहा था, तुम टैंक से मैरिज क्यों नहीं करना चाहते? जिस पर वह बोलता है, वह एक रिच फैमिली की ड्रामेबाज लड़की है और हमेशा प्रॉब्लम खड़ी करती रहती है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम्हें पता है लड़कियां चाहती हैं उनको कोई बहलाए, तुमको उसके डैड से बात करनी चाहिए थी। जिस पर सीओ बोलता है,
उनको मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बिगड़ी हुई लड़कियां होती हैं उनकी खूब पिटाई होनी चाहिए, बस इतना ही। जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, ठीक है, ये तुम पर निर्भर है, तुम क्या करते हो। वैसे पोर्ट डिस्ट्रिक्ट का भर्ती ख़त्म हो गया है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है। तुमने अपना बेस्ट दिया। तभी वहाँ पर जिया और शी भी आ जाते हैं, जिसे देखकर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो मैं अपने भाई से कुछ सिखाना चाहूँगा, बस अपना सारा दिन टाइम वेस्ट करते रहते हो। इसके बाद वो जिया को उसके रूम में लेकर आ जाता है और बोलता है, चल चेकअप के लिए मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस पर वो उसे मना करती है, लेकिन वो उसके साथ जाने के लिए बोलता है। इसके बाद हम जिया को अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल में आते हुए देखते हैं और डॉक्टर उसके लिए एनेस्थेसिया का इंजेक्शन लाता है, जिसे देखकर जिया उससे पूछती है, ये सिर्फ रूटीन चेकअप है, इसकी क्या ज़रूरत है, क्या तुम मुझे लिस्ट दिखा सकते हो। इस पर डॉक्टर बोलता है, एनेस्थेसिया रूटीन चेकअप के लिए ज़रूरी है। जिस पर जिया बोलती है, तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है, पर मैं कोई बूढ़ी मॉम नहीं हूँ, मैंने कभी डाउन सिंड्रोम की रिक्वेस्ट नहीं की। जिस पर डॉक्टर बोलता है, आप चिंता मत करो, आपके स्टेटस पर इसका कोई असर नहीं होगा। जिस पर जिया बोलती है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये मेरे प्रेगनेंसी टेस्ट में नहीं है, अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की मैं पुलिस को कॉल करूँगी। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि उसे ऐसा करने के लिए सीओ ने बोला है। इसके बाद जिया अपनी सिस्टर के पास आ जाती है और वे दोनों घर के अंदर आ जाती हैं और बातें करने लगती हैं। तभी जिया अपने फ़ोन की तरफ देखती है, जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है, क्या आपका मोबाइल आउट ऑफ बैटरी हो गया है, मैं आपके लिए चार्जर लेकर आती हूँ। जिस पर वो कहती है, मैं हॉस्पिटल जाने से पहले अपने मोबाइल को चार्ज किया था, ये इतनी जल्दी आउट ऑफ बैटरी कैसे हो गया। जिस पर उसकी सिस्टर कहती है, शायद आप पूरा दिन मोबाइल पर गेम खेलती हैं, और वो उसका मोबाइल लेकर देखने लगती है। तभी उसे कुछ शक होता है और वह मोबाइल को टेबल पर रख देती है और अपनी सिस्टर को चैट में समझाती है, किसी ने आपके मोबाइल में ईव्सड्रॉपिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है, तुम इसे ऐसे नहीं ढूंढ सकती। जिस पर जिया उससे पूछती है, क्या तुम्हें पूरा यकीन है। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है, क्या आप भूल गईं, मैंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कर रखी है और हर 10 सेकंड के बाद मोबाइल की लाइट जलती है, क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। जिस पर जिया बोलती है, अभी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और तुम्हें भी अपना ख्याल रखना होगा, कोई हमें टारगेट कर रहा है, मैं इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता ढूंढ लूँगी। इसके बाद जिया अपने मोबाइल की वॉल्यूम बढ़ा देती है और टेबल पर रखकर अपनी सिस्टर से बोलती है, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ, ये बच्चा सीओ का नहीं है। जिस पर उसकी सिस्टर उससे पूछती है, तो फिर ये किसका है। जिया उसे बताती है, मैं यह तुमसे अभी नहीं बता सकती, मैं तुम्हें फिर कभी बताऊंगी, अगर सीओ को पता चल गया तो वह यह सहन नहीं कर पाएगा। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है, तुम जैसा भी करोगी मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। इसके बाद जिया डॉक्टर को कॉल करती है और उससे बताती है, मुझे एबॉर्शन कराना है, लेकिन डॉक्टर उसे मना कर देता है, अगर तुम्हें कराना है तो तुम्हें अपने कुछ रिलेटिव के सिग्नेचर लाने होंगे। इसके बाद जिया कॉल कट कर देती है और अपने आप को सीढ़ियों से नीचे गिरा लेती है। तभी वहाँ पर सीओ आ जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। डॉक्टर उसे बताता है, यह प्रेग्नेंट है, शायद इसी वजह से इन्हें चक्कर आ गए और यह नीचे गिर गई। इसके बाद जिया को होश आ जाता है और सीओ उसे बताता है, डॉक्टर तुम्हारा ट्रीटमेंट करके बस अभी गया है, उसने बताया है तुम्हारा बच्चा ठीक है और तुम्हें कोई भी इंजरी नहीं आई है। इसके बाद जब सीओ जिया को लेकर हॉस्पिटल से जा रहा था, तभी टैंक आ जाती है और उससे पूछती है, तुम्हारा क्या रिलेशन है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर जिया बोलती है, मैंने ही टैंक को बुलाया है, आखिर इसको भी पता चले हम दोनों का क्या रिलेशन है और हमारे बीच क्या सीक्रेट है। जिस पर टैंक बोलती है, सीक्रेट से तुम्हारा क्या मतलब है। जिस पर जिया उसे बताती है, बहुत टाइम से सीओ डॉक्टर से मेरे बच्चे के बारे में पता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं आज तुम्हें यह डायरेक्टली बता देती हूँ, जो बच्चा मेरे पेट में है वह सीओ का है। और तभी वहाँ पर सीओ भी आ जाता है और वह यह सब सुन लेता है और आकर जिया से पूछता है, अब तुमने क्या कहा। जिस पर जिया कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। टैंक बोलती है, सीओ बेवकूफ़, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन सीओ जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन टैंक पीछे से चिल्लाकर बोलती है, मुझे पता था तुम दोनों का बहुत टाइम से कुछ चल रहा है, मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और आकर शी से बोलती है, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे, तुमने भी तो ये सब सुना है, जिसको तुम मैरिज करना चाहते थे उसने तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हें तो उन्हें मार देना चाहिए। लेकिन शी ये सब सुनकर बेचारी सदमे में पड़ जाता है।
इसके बाद सीओ उसे एक वार्ड रूम में ले आता है और उनके पीछे टैंक पिया जाती है। वह बोलती है, तुम दोनों एक कुत्ते के पिल्लों की तरह हो और दोनों ही बेशर्म हो। और सीओ को बोलती है, तुमने मेरे सामने ही एक अफेयर किया है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तब सीओ उसे वहाँ से लेकर जाता है। तभी वहाँ पर शी भी आ जाता है, जिसे देखकर जिया बोलती है, मुझे माफ़ कर देना, तुम्हें मेरी वजह से यह सब सुनना पड़ा। जिस पर शी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, यह बच्चा मेरे दूसरे भाई का ही क्यों है। जिस पर जिया उसे बताती है, शुरू से ही मुझे सीओ ने यह सब करने के लिए बोला था। तुम्हारे दादाजी शुरू से ही तुम्हारी मैरिज टैंक से कराना चाहते थे, लेकिन सीओ के कहने पर मैंने ही तुम्हारे साथ मैरिज करने का ड्रामा किया, जिससे सीओ और टैंक की मैरिज हो जाए। मैं सच में एक बहुत बुरी इंसान हूँ और मैंने बहुत बुरी चीज़ें तुम्हारे साथ की हैं और मैं एक अंडर कवर एजेंट बनकर तुम्हारे पास थी। ये सब सीओ की वजह से हुआ है। मैं एक बहुत बुरी औरत हूँ। जिस पर शी चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए बोलता है और कहता है, अपने बारे में इतना बुरा मत बोलो। इसके बाद हम सीओ और टैंक को देखते हैं जो आपस में लड़ रहे थे। तभी सीओ को शी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और वह भागकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है, यह सब क्या हो रहा है। शी उसे बताता है, जिया ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया है और वह अपने बच्चे को मारना चाहती है। सीओ जल्दी से उसे गेट खोल देता है और अंदर जाकर जिया को रोक लेता है और सभी डॉक्टरों को वहाँ से भगा देता है। लेकिन जिया उसे पीछे धक्का दे देती है और बोलती है, तुम अभी यहाँ पर क्या लेने आए हो, और मैं अब नहीं चाहती मैं इस बच्चे को जन्म दूँ। मैं उस दिन सीढ़ियों से जानबूझकर गिर गई थी जिससे यह बच्चा मर जाए। मैं अब इस बच्चे को मारना चाहती हूँ। जिस पर सीओ बोलता है, तुम इस बच्चे के साथ सेफ रह सकती हो। जिस पर जिया बोलती है, इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूँगी, मैं इस बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती। तभी सीओ जिया को प्रपोज करता है, तुम इस बच्चे की चिंता मत करो, मैं तुमसे मैरिज करूँगा। मैं तुम्हें अब इस गंदगी में और नहीं रहने दे सकता। मैं तुम्हें सच में पसंद करता हूँ और मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता इस बच्चे का डैड कौन है, मैं बस तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ मैं यह सब सुनकर थोड़ा सा चौंक गया, लेकिन कुछ भी हो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। जिस पर जिया बोलती है, तुम ऐसी लड़की के साथ मैरिज कैसे कर सकते हो जो शुरू से ही तुम्हें धोखा दे रही थी। जिस पर सीओ बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं इस बच्चे को अपने बेटे की तरह बड़ा करूँगा। जिस पर जिया उसे वह रिंग लेकर पहन लेती है और सीओ को बोलती है, तुम इस बच्चे के डैड बनने के लायक नहीं हो। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हम जिया को शी के साथ देखते हैं और वो उसे बोलती है, आज हॉस्पिटल में जो भी हुआ मैं उसे सीरियसली नहीं लेती। जिस पर शी उसका हाथ पकड़कर बोलता है, जब तक तुम मुझे पसंद नहीं करती मैं भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। जिस पर जिया बोलती है, मेरा और सीओ का ऐसा रिलेशन नहीं है जैसा तुम समझते हो। जिस पर शी बोलता है, मुझे केयर नहीं है, चाहे तुम एक अंडर कवर एजेंट हो या नहीं, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ। चाहे तुम मुझे पसंद करो या नहीं, इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। सब कुछ पहले जैसा ही है, जब मैं तुम्हें पसंद करता था और आज भी वैसा ही है। जिस पर जिया बोलती है, क्या तुम्हें पक्का बिलीव है। जिस पर शी बोलता है, बिल्कुल, मुझे खुद पर बिलीव है और हमारी वेडिंग डेट अब चेंज नहीं होने वाली। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने प्लान किया था। मैं तुमसे बहुत जल्द मैरिज करना चाहता हूँ। इसके बाद जिया ऑफिस में आती है, लेकिन सीओ उसको रोक लेता है और बोलता है, तुम शी से मैरिज नहीं कर सकती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इससे तो अच्छा तुम इस फैमिली से निकल जाओ। जिस पर जिया बोलती है, क्या तुम डरते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हें अंकल बोलेंगे। लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ, वरना मैं इस बच्चे को मार डालूंगी। और वैसे भी अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे भाई के साथ मैरिज करूंगी और तुम्हारा बच्चा उसको दे दूंगी। अब इस बच्चे का अंकल बनने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम इसके डैड बनने के लायक नहीं हो। जिस पर सीओ बोलता है, मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा हेट होने लगी है। जिस पर जिया बोलती है, तो फिर तुम मुझे परेशान करना बंद क्यों नहीं कर देते। क्या मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर को बता दूं कि तुम्हारा अपनी भाभी के साथ एक नाजायज़ संबंध है, जिससे वह तुम्हें पहले की तरह पीटकर तुम्हारी औकात याद दिला दें। जिस पर सीओ बोलता है, क्या तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रही, वह तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। जिस पर जिया बोलती है, अपनी बकवास बात करना बंद करो, वह एक सच्चा इंसान है और उसके जैसा पूरी दुनिया में कोई नहीं है। वह एक काइंडेस्ट और बेस्ट पर्सन है। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक्साई फैमिली को एक साथ टेबल पर देखते हैं, जहाँ पर उसके ग्रैंडफादर सीओ से पूछते हैं, तुम्हारा और टैंक का क्या चल रहा है और तुम्हारी इंगेजमेंट का क्या हुआ। जिस पर सीओ बोलता है,
मैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला गया और उसने एंगेजमेंट तोड़ दी है, जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुमने यह सब क्या कर दिया? क्या तुम बेवकूफ़ हो गए हो? जिस पर सीओ बोलता है, अगर तुम किसी से प्यार नहीं करते तो उससे मैरिज करने का कोई मतलब नहीं है। जिस पर ग्रैंडफादर बोलते हैं, तो फिर अब तुम्हें यहाँ पर फ्री का खाना नहीं मिलेगा। ये सुनकर उसके ग्रैंडफादर को गुस्सा आ जाता है और वह उसे धमकाना शुरू कर देते हैं। तुमको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था, वह तो तुमसे संभाला नहीं गया और तुम अपने भाई को यह सब क्या बोल रहे हो? अगर तुम उसके साथ कॉर्पोरेट नहीं कर सकते तो तुम्हें उसे कुछ कहने का भी हक नहीं है। जिस पर सीओ बोलता है, मैंने उस प्रोजेक्ट को संभाल लिया है और सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में है। जिस पर उसके ग्रैंडफादर बोलते हैं, क्या सच में तुमने उसको संभाल लिया? यह कहकर तुम अपनी ही इंसल्ट कर रहे हो। अगर तुम मेरे बेटे नहीं होते तो मैं तुम्हें अभी धक्के मारकर यहाँ से निकाल देता और तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। इसके बाद वह उसे कुछ पेपर देते हैं और बोलते हैं, यह देखो, तुमने लास्ट मंथ कसिनो के अंदर 100 मिलियन गंवा दिए हैं और तुम कह रहे हो सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में है। अब मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं है और मुझे प्रोजेक्ट के लिए फंड इकट्ठा करना पड़ रहा है। अगर ऐसा नहीं करा तो वह प्रोजेक्ट बेकार हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अगर तुम्हारा भाई प्रोजेक्ट को नहीं संभालता तो हमारा स्टॉक प्राइस बिल्कुल ज़मीन में जाकर गिर जाता। अब जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहता। और यह बोलकर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। उसके ग्रैंडफादर सीओ को बोलते हैं, अब से तुम इस प्रोजेक्ट को संभालोगे। इसके बाद जिया और शी वहाँ से जाने लगते हैं, तभी उनको रोक लेता है और वह बोलता है, क्या तुम इस बारे में डैड को बताओगे या मैं बताऊं? और क्या तुम ऐसा सोचते हो कि यह सब सुनकर डैड तुम्हें मैरिज की परमिशन दे देंगे? और वैसे भी वह मेरा बच्चा है। जिस पर शी बोलता है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर सीओ चिल्लाकर बोलता है, तुम्हारी फियेंसे प्रेग्नेंट है और जो बच्चा उसके पेट में है, मैं जानता हूँ तुम उसे हेट करते हो। क्या तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है? जिस पर शी बोलता है, मैं इसे हेट नहीं करता और न ही आपसे। जिस पर सीओ बोलता है, तुम एक असल में हार्मलेस लिटिल एंजल जैसे हो। तुम सही हो, तुम मुझसे हेट नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे हेट करता हूँ। और यह अच्छे बनने का नाटक करना बंद करो, मैं तुम्हारे सारे इरादे जानता हूँ। जिस पर जिया बोलती है, तुम शी को ऐसे नहीं बोल सकते, और वैसे भी मैंने तय कर लिया है, अगर इस बच्चे का कोई डैड बनेगा वह सिर्फ शी ही होगा और कोई नहीं। और वो शी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम सीओ को देखते हैं, जिसके पास उसका आदमी आकर उसे बताता है, काफ़ी टाइम से जिया एक डिटेक्टिव के संपर्क में है जिसका नाम शियाओ है और वह हाल ही में हमारा पीछा कर रहा है। जिस पर सीओ उससे पूछता है, उसे फिर हमारे बारे में क्या पता चला? जिस पर वह बोलता है, उसे जल्दी पता चल जाएगा, वह घटना हमसे रिलेटेड है, लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। भले ही हम इसके पीछे के किलर को नहीं ढूंढ पाए, क्या तुम उसे यह बात समझाना चाहते हो? जिस पर सीओ बोलता है, हमें उस किलर का भी पता नहीं चला है। अगर मैं उसे ऐसा कहूँगा, क्या वह मुझ में विश्वास करेगा और जल्दी हम पर कोई हमला करने की कोशिश करेगा? जिस पर उसका आदमी उसे बताता है, कुछ समय पहले जिस आदमी को तुमने मुझे ढूंढने के लिए कहा था, मुझे उसके बारे में पता चल गया है, और जहाँ कुछ समय पहले वह एक्सीडेंट हुआ था, वह ज़रूर दोबारा वहाँ आएगा। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जिसके पास एक कॉल आती है और वह आदमी उसे एक कार की फ़ोटो भेजता है और उससे पूछता है, क्या तुम मिस कॉल के बारे में कुछ बता सकती हो? जिस दिन वह एक्सीडेंट हुआ वह काफ़ी समय से उसके आसपास थी, जिसे देखकर वह सोचती है, मुझे यकीन है यह कार ज़रूर सीओ की है। जिस पर बाद में वह बोलता है, मैं तो बस एक आइडिया दे सकता हूँ। बाय बिडिंग के टाइम पर जो पर्सन उसका इंचार्ज था, वह शियाओ परिवार का दूसरा बेटा सीओ था। अगर उसका उस एक्सीडेंट के साथ कुछ लेना देना है तो उसका सिर्फ एक ही मोटिव होगा। वह जानता होगा तुम्हारे हंग के खिलाफ ग्रज है और हंग ग्रुप पर ब्लेम डालने के रूप में तुम्हारी फैमिली को चारा बनाया गया। इसके बाद हम जिया को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पर उसे सीओ मिल जाता है और वह उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी में कैसे हो और आज सुबह इतनी जल्दी ऑफिस कैसे आ गई? क्या मैं कुछ हालुसिनेट कर रहा हूँ? जिस पर जिया बोलती है, तुम्हारी कार बाहर नहीं है और मैं यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठा करने आई हूँ, मेरे पेरेंट्स के मर्डर का पता करने के लिए। जिस पर सीओ बोलता है, तुम तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो रही हो, मैं अब अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। जिस पर जिया बोलती है, अगर तुम्हारा मेरे पेरेंट्स के मर्डर में कुछ लेना देना है तो मैं ज़रूर तुम्हें मार डालूंगी। जिस पर सीओ बोलता है, अगर जज भी किसी को सज़ा सुनाते हैं तो वह उसे बुलाने के लिए एक मौका ज़रूर देते हैं। क्या तुम पूरी स्टोरी जानना चाहती हो? जिस पर जिया बोलती है,
क्या तुमने ही मेरे मोबाइल में वह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था? सीईओ बोलता है, तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? और जैसे ही तुम सीधे मेरे पास आई हो, मुझे लगता है मैं तुम्हारा एकमात्र सस्पेक्ट नहीं हूँ। जिस पर जिया बोलती है, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। तुमने मुझे अंडरकवर बनने का काम क्यों दिया था? क्या तुम पहले से ही मेरी आइडेंटिटी को जानते थे और तुमने जानबूझकर मुझसे यह काम करवाया और मुझे इतने पैसे दिए? और क्या एक्सीडेंट का भी कारण तुम ही हो? जिस पर सीईओ उसे मना कर देता है, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी जिया को गुस्सा आ जाता है और वह उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ मारती है और उसे बोलती है, तुम शुक्र मनाओ, आज तुम बचे हो, अगली बार मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और वह वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर शी भी आ जाता है और उससे पूछता है, क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जिस पर जिया उसे कुछ नहीं बताती और शी सीईओ को बोलता है, मैं अपने साथ जिया को लेकर जा रहा हूँ। जिस पर जिया उससे पूछती है, तुमको कैसे पता चला मैं यहाँ पर हूँ? जिस पर शी उसे बताता है, मुझे कनलान से पता चला। जिस पर जिया सोचती है, मैंने तो कनलान को कुछ भी नहीं बताया, तो ये यहाँ पर कैसे आ सकता है? और वे दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं और शी जैसे पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तुम्हारा फेस मुरझाया हुआ लग रहा है। और मैंने सुना तुम मेरे भाई को कह रही थी तुम अगली बार उसे छोड़ोगी नहीं, इसका क्या मतलब है? और तुम यहाँ पर किस लिए हो? जिस पर जिया बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, तुमने गलत सुना है। और तभी शी उसे मोबाइल फ़ोन देता है और बोलता है, अगली बार इसको भूल मत जाना, चाहे तुम्हें कहीं भी जाना पड़े, अपने मोबाइल को हमेशा अपने साथ रखना। जब मैं तुमसे संपर्क नहीं कर पाता, मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो जाता हूँ। इसके बाद जिया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम जिया को उसके सिस्टर के घर पर देखते हैं, जहाँ पर वह उसे बताती है, मुझे पता चल गया है हमारे पेरेंट्स को किसने मारा है। जिस दिन हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था, सीईओ की कार हमारे पेरेंट्स के एक्सीडेंट की जगह से कुछ दूरी पर थी, लेकिन तभी उसकी सिस्टर कुछ बोलने वाली होती है। जिया उसे रोक लेती है और मोबाइल की तरफ इशारा करती है, जिससे उसकी सिस्टर समझ जाती है और वह भी उसका साथ देने लग जाती है। जिस पर जिया बोलती है, मैंने अच्छे से चेक कर लिया है, वह और कोई नहीं बल्कि सीईओ ही है। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है, जिस दिन हमारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ, मैंने उसके कार को आसपास कहीं नहीं देखा। जिया जवाब देती है, हमें एक चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिया उसे बताती है, जो भी हमारे पेरेंट्स के साथ हुआ और जो भी तुम्हारे साथ हॉस्पिटल में हुआ, वह सब सीईओ ही करवा रहा है। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है, अगर आपको इतना सब कुछ पता है तो हम पुलिस को क्यों नहीं बता सकते? जिस पर जिया बोलती है, अभी हमारे पास उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। जब मैं शी के साथ मैरिज कर लूँगी और उसके घर में चली जाऊँगी तो मैं सारे एविडेंस को खोजने की कोशिश करूँगी। जिस पर उसकी सिस्टर बोलती है, अगर तुम्हें कुछ भी गलत लगे तो तुम तुरंत पुलिस को कॉल कर देना, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता है। जिस पर जिया कहती है, तुम चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी सिस्टर बहुत बहादुर है। इसके बाद उसकी सिस्टर बाथरूम में आकर एक लेटर पढ़ती है, जिसमें लिखा था, अगर तुम्हें मुझे कुछ बताना हो तो तुम मुझे एक लेटर लिख सकती हो। शायद इस रूम में एक कैमरा भी लगा हो। इसके बाद हम जिया को ऑफिस के बाहर देखते हैं, जो सीईओ की कार को चेक कर रही होती है और उसकी कार पर एक डिवाइस लगा देती है। इसके बाद वह एक आदमी को कॉल करके पूछती है, फाइनली तुमने मेरा कॉल उठा लिया, मुझे लगा तुम मर गए होगे। जिस पर वह आदमी बोलता है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, क्या आप मुझसे डरती हैं? उस दिन मेरे घर पर मुझे कुछ काम आ गया था और वैसे तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? लेकिन यून फोर्सफुली उनसे साइन करवाता है और सब कुछ अपने नाम कर लेता है। इसके बाद हम शी को देखते हैं, जो सीईओ का मजाक उड़ा रहा होता है और उसे भला बुरा बोल रहा था, और यह सब पीछे से जिया भी सुन रही थी। वह उसे बताता है, अब तुम बहुत जल्द मरने वाले हो और तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ हम दोनों भाइयों का हो जाएगा, और तुम्हें पता है मैं तुमसे कितनी ज़्यादा हेट करता हूँ। इसके बाद हम जिया को देखते हैं, जो शी को बोलती है, मैंने सब कुछ सुन लिया जो तुम सीईओ को बोल रहे थे। जिसे सुनकर वह उसे भी धमकाने लग जाता है और बोलता है, तुम सिर्फ मुझसे ही मैरिज करोगी और किसी से नहीं। इसके बाद वह एक कॉन्फ्रेंस रखता है, जहाँ पर वह बोलता है, आपसे कंपनी को हम दोनों भाई संभाल लेंगे और ये सभी प्रोजेक्ट अब हम ही पूरा करेंगे। जिस पर जिया उसे कहती है, तुम्हारा भाई अभी मरा नहीं है और तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तभी वहाँ पर सीईओ अपने ग्रैंडफादर के साथ आ जाता है, जिसे देखकर वे दोनों बच्चे जाते हैं और उसे बोलते हैं, तुम तो कोमा में थे और तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो?
तब सीओ एक रिकॉर्डिंग सबको सुनवाता है जहां पर शी अब तक जो कंपनी के अगेंस्ट कर रहा था और उसके एक्सीडेंट के बारे में बातें कर रहा था, उसके बारे में सबको पता चल जाता है। और उसके ग्रैंडफादर ये सब सुनकर उसे एक चांटा मारते हैं, जिसे सुनकर शी बोलता है, यह सब मैंने नहीं किया, ये सब सीओ ने किया है। इसके बाद वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद जिया और सीओ उसके मॉम डैड की कब्र पर जाते हैं और जिया उन्हें बोलती है, मैंने आपका रिवेंज ले लिया है, अब आप आराम से रह सकते हैं। जिस पर सीओ बोलता है, मैं तुम्हारे पेन को समझ सकता हूँ, अब से हम अपने पास्ट को भूल जाते हैं और तुम मेरे साथ नई शुरुआत नहीं कर सकती। यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।